टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें आपको बतानी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। और हालांकि इसमें से एक चीज हमने बहुत शुरुआत में जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमारा बैच स्टार्ट हुआ था ये वाला मॉड्यूल 3 का, तो हमने बताया भी था, लेकिन उस समय पर काफी सारे बच्चे जो अब क्लासेस में हैं वो क्लासेस आ रहे हैं, वो उस समय प्रेजेंट नहीं थे। तो एक बार वो चीज हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो भी हम आगे बता सकते हैं। चलिए खैर, देखिए, जब हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं तो इतना तो आपको पता चल गया है कि बहुत सी चीजें ऐसी है कि सिंगल डायमेंशन स्ट्रिंग से आपकी हो जाती हैं। बहुत सी चीजें आपको पता है कि आपकी जो है वो डबल डायमेंशन स्ट्रिंग से होती है। खासतौर से जब आप स्ट्रिंग पे कोई भी फंक्शन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या कोई इस तरीके का जैसे सॉर्टिंग या इस तरह का काम आप करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रिंग को एक डबल डायमेंशन स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, इसी बात से हमें ये भी याद आया कि हमने आपको एक स्ट्रिंग का सॉर्टिंग का प्रोग्राम कराया था जिसमें स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं हुए थे। तो उसमें रीजन सिर्फ ये है कि वो स्ट्रिंग जो है वो डबल डिम डिक्लेयर नहीं किया शायद हमने, उसकी डायमेंशन मुझे लगता है डबल डिम नहीं करी थी, बस उतना ही गलती होगी, बाकी सारी चीजें सही है। तो एक बार जिन लोगों ने भी वो प्रोग्राम ट्राई करके देखा है, तो उसमें जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया उसकी डायमेंशन डबल कर दें। पहले मान लीजिए 5 कर दीजिए कि 5 टोटल स्ट्रिंग्स लेने हैं, और बाद में मान लीजिए 10 कर दीजिए, यानी हर स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग कैन बी 10 कैरेक्टर। तो वो आप लोग करके देख लीजिएगा, और बाकी अगर कोडिंग सही की होगी तो आपका प्रोग्राम जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉर्टेड स्ट्रिंग का प्रोग्राम आप बना लेंगे। चलिए, तो स्ट्रिंग के बारे में हम बात करें तो ये तो हमें पता है कि कब हमें डबल डिम यूज करना है, कब हमें एरे ऑफ कैरेक्टर यानी सिंगल स्ट्रिंग पे काम करना है। और स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी हमने आपको दो चीजें बताई कि स्ट्रिंग को नॉर्मली आप स्कैनर फंक्शन से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप उसको गेटएस फंक्शन से भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बना करके दिखा रहे हैं। ये हमने एक न्यू विंडो प्रोग्राम की खोल ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पर अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे दिए। अब अगर हमें कोई अपना स्ट्रिंग मांगना है, हमें एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप एरे ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे। जब सिंगल स्ट्रिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, मान लीजिए str नाम से ले लिया, और उसका साइज डाल दिया हमने 100, या मान लीजिए हमने डाल दिया 20, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे। और इसके बाद में हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मैसेज लिख देते हैं। आपने लिखा मान लीजिए एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जगह पे हम लिख देते हैं एंटर योर नेम। आप एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यूजर अपना नाम देगा, और हम स्कैनर फंक्शन से वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। परसेंट एस हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जिन लोगों को भी नहीं पता है, एक बार फिर से बता दो, स्ट्रिंग का मतलब बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन हो सकता है। कम से कम 2 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, और कैरेक्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी वो डिजिट भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, और सिंबल भी हो सकता है। ईमेल आईडी स्टोर करनी है तो भी स्ट्रिंग लेंगे, किसी का आपको एम्प्लॉय कोड स्टोर करना है तो भी आप स्ट्रिंग से ही काम करेंगे, किसी का एड्रेस लिखना है तो भी आप स्ट्रिंग से ही काम करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया, और अब हम एड्रेस में भेज रहे हैं एंड str, क्योंकि हम इस str नाम के वेरिएबल के एड्रेस में ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब सिर्फ अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, प्रिंट अप किया हमने, और मान लीजिए हम किसी का नाम मांग रहे हैं, तो हम लिखना चाहते हैं वेलकम के साथ में उस पर्सन का नाम जिसने अपना नाम एंटर किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, %s वेलकम लिखा और %s लिखा, स्पेसिफायर लगाया, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और इसके साथ ही साथ हम इसे बंद करेंगे अपना स्ट्रिंग को, और यहाँ पर क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा देंगे। एक बार ये प्रोग्राम हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। कोई भी नाम हमने अपने प्रोग्राम को दे दिया और सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर इसे रन करा दें। जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे, अब मान लीजिए हमने नाम दिया, किसी का भी नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिख दिया अमृता, और हमने एंटर किया, तो देखिए यूजर का जो भी नाम है वो वेलकम मैसेज के साथ आ गया। हाँ, अगर मान लीजिए हम ऐसा लिखना चाहते थे वेलकम अमृता, हाउ आर यू, तो आपको क्या करना होगा, वेलकम के बाद आपने %s लिखा है, इसी के बाद आप आगे से अपना स्ट्रिंग कंटिन्यू कर सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि printf फंक्शन जो है आपका वो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का आउटपुट देने के लिए आपको हेल्प करता है। तो जैसे आपने ये लिखा, तो यहाँ पर बस जब %s की बात है तो ये स्पेसिफायर है, यहाँ ये जो %s लगा है ये हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किस चीज की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी। तो %s से ये पता चल गया कि %s यहाँ लिखा है, इसका मतलब एक तो ये पता चला कि कोई स्ट्रिंग प्रिंट होगा, और वो स्ट्रिंग क्या होगा ये लास्ट में कॉमा के बाद में जो वेरिएबल लिखा होता है इससे डिसाइड होता है। तो हमने ये यहाँ पर इतना करा और रन कराया। तो अभी भी अगर हम नाम लिख देते हैं अमृता और यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली वही मैसेज लिख करके आता है, वेलकम अमृता, हाउ आर यू। ये तो हो गया आपका फॉर्मेटेड आउटपुट आपने दिया। हालांकि प्रॉब्लम तब होती है जब अगर हम यहाँ पूरा नाम दें। अब मान लीजिए किसी का नाम है यहाँ पे अमृता अवस्थी, सपोज ये नाम, और हम ये देख रहे हैं कि अमृता अवस्थी ये पूरे के पूरे नाम के जो कैरेक्टर्स हैं ये 20 के अंदर ही होने चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं, दूसरे स्ट्रिंग में हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं, और बीच में है एक स्पेस, यानी कुल मिलाकर के 14 कैरेक्टर्स इस नेम में आ रहे हैं। तो ठीक है, 14 आ रहे हैं, 20 हमने स्ट्रिंग को स्पेस दिया हुआ है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जब हम स्पेस ये सब करने के बाद पूरा नाम डालने के बाद एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिख के दिखा रहा है, वेलकम अमृता, हाउ आर यू। क्योंकि यहाँ पर तब भी वो पूरा नाम नहीं ले रहा, जबकि स्ट्रिंग में आपने अभी तो 20 स्पेसेस ही दिए हैं हमने, हम अगर स्ट्रिंग का साइज 200 भी कर दें तो भी यहाँ पर वो आपको इतना ही दिखाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, ये स्कैनफ फंक्शन में % स्पेसिफायर लगाने से ये तो एडवांटेज मिलता है कि आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग स्पेस से पहले तक का स्ट्रिंग ही होता है। एक शब्द आपको मैक्सिमम लेना है तो आप स्कैनफ फंक्शन से अपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे इस तरह से पूरे नाम लेने हैं या मान लीजिए किसी का एड्रेस ही लेना है तो जाहिर सी बात है कि फिर आप स्कैनफ फंक्शन से ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि एड्रेस में भी कम से कम 2 वर्ड्स तो होंगे ही होंगे। तो स्पेस आते ही वो आपके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना छोड़ देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ तब तक करना है जब आप एक वर्ड मैक्सिमम स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन हमने साथ ही साथ ये बताया था कि जब इस तरीके की चीजें हमें करनी होती है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं गेटेस फंक्शन। और गेटेस फंक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई स्पेसिफायर नहीं देना होता, कोई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाना होता, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डालते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब आप गेटेस से अपना इनपुट लेते हैं तो आपको जो आउटपुट देना है, जो नाम प्रिंट करना है, वो फिर आपको पुटेस से करना चाहिए, क्योंकि गेटेस के साथ जैसे स्कैनफ आप ले रहे हैं तो स्कैनफ से लिया हुआ इनपुट प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन ही हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपने गेटेस से लिया है तो आपको यूज करना है पुटेस फंक्शन। गेटेस फंक्शन और पुटेस फंक्शन ये दोनों ही फंक्शन अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को लेने के लिए और अनफॉर्मेटेड आउटपुट को देने के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे स्कैनफ में तो हमने लिख दिया मजे से अपना मैसेज, वेलकम दिस दैट हाउ आर यू, पूरा का पूरा आगे। लेकिन अगर आप स्कैनफ गेटेस की बात करें और उसके बाद में पुटेस की बात करें तो ये फंक्शन आपको इस काम में के लिए हेल्प नहीं करता। अब आपको क्या है, अब आप यहाँ पर अगर पुटेस लिखते हैं और str लिखते हैं और फिर अब हम इसे सेव कर रहे हैं तो ये गेटेस फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। हम फिर से वही नाम लिख दे रहे हैं, अमृता अवस्थी। ये हमने यहाँ पे नाम तो पूरा लिख दिया और एंटर करेंगे तो देखिए अमृता अवस्थी पूरा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर आप सोचे कि हाँ इसमें भी पहले हम गेटेस लिख देते, पुटेस में क्या दिक्कत है, यहाँ पर स्ट्रिंग वेलकम लिख देते हैं। यहाँ पर सपोज हम कह देते हैं कि लिख दीजिए वेलकम, कॉमा लगा दीजिए और फिर सेव करके इसको रन कराइए। तो इस फंक्शन की ये आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि पुटेस फंक्शन का ये रूल ही नहीं है कि आप इसमें कुछ और लिख सकें। देखिए नीचे आपको अगर एरर बॉक्स दिख रहा होगा तो उसमें आपको दिखा भी रहा है, क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू पुटेस, यानी पुटेस फंक्शन को कॉल करते समय आपने एक्स्ट्रा पैरामीटर यानी आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा दे दी है। तो इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड थी और हमने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजें दे दी है, तो यहाँ पर ये चीज आपकी अलाउड नहीं है, तो वो ले गई नहीं। तो जब आप खाली पुटेस में str का लिखेंगे तो आप उसके पहले या बाद में कोई मैसेज नहीं डाल सकते। पर सपोज आपको लिखना ही होगी, हम तो चाहते हैं वेलकम भी आए, फिर अमृता अवस्थी भी आए और फिर उसके बाद में प्रिंट हो हाउ आर यू, तो या तो फिर आप इसके लिए ये करें कि जब आप ये नाम प्रिंट करा रहे थे तो उसके पहले पुटेस के मदद से, तो क्या है तब आप फिर यहाँ पर फंक्शन यूज करें प्रिंटफ, फिर यहाँ पर लिख दें वेलकम, उसके बाद यही एक स्पेस दे दें
और फंक्शन को यहीं क्लोज करें और फिर अगली लाइन में पुटेस के बाद फिर अगली लाइन में एक यहाँ पर लिखे printf फंक्शन और अब लिखते हैं हाउ आर यू डूइंग। जो भी आप अपना लिखना चाहते हैं वो आप अपना मैसेज लिखें और अब आप इसे सेव करें और हम फिर से यहाँ पे नाम लिख देते हैं अमित सिंह, कुछ भी लिखा हमने और एंटर किया तो देखिए लिख करके आ गया वेलकम अमित सिंह। लेकिन साथ ही साथ अब ध्यान दीजिए कि जो अगली लाइन थी हाउ आर यू डूइंग, ये लाइन अगली लाइन में ही प्रिंट हुई, जबकि हमने तो अगली लाइन का कुछ ऐसा दिया ही नहीं था, पुटेस ही तो लिखा था, तो कायदे से ये प्रिंटफ ही तो लिखा था, न्यू लाइन तो नहीं दिया था हमने। तो न्यू लाइन जब दिया नहीं तो फिर ये इसके बाद में आगे क्यों प्रिंट हुआ, अगली लाइन में क्यों प्रिंट हुआ, ये तो उसी लाइन में प्रिंट होना चाहिए था। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पुटेस फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपका स्ट्रिंग होता है उसे प्रिंट तो कराता ही है, लेकिन साथ ही साथ कर्सर को अगली लाइन पर लेके आता है। ट्रू फॉल्स में कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है कि पुटेस फंक्शन ब्रिंग्स योर कर्सर टू नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द स्टेटमेंट, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जबकि स्कैनफ फंक्शन में न्यू लाइन पे कर्सर तभी आएगा जब आप न्यू लाइन फीड देंगे, यानी आप स्लैश n लिखेंगे तो ही आएगा, नहीं तो कर्सर वहीं पे रहेगा और प्रिंटिंग उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है। तो गेटेस और पुटेस का ये यूज है कि स्ट्रिंग को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग को प्रिंट भी करता है, लेकिन उसका फॉर्मेट हम नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे अब इतना मेहनत करनी पड़ी, फिर भी जो हमारी अगली लाइन हम उसके आगे से ही लिखना चाहते थे हाउ आर यू डूइंग, वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरीके की चीजें करने में। तो पुटेस को सिर्फ हम तभी यूज करते हैं जब हमें खाली एक्सेप्टेड वैल्यू प्रिंट करानी हो, उसके आगे पीछे कोई मैसेज ना देना। तो गेटेस और पुटेस का ये यूज है। अब ये तो पता चल गया कि ठीक है स्ट्रिंग में अगर मैक्सिमम एक वर्ड ही आपको प्रिंट करना है तो स्कैनर से आप काम कर लेते हो, और अगर आपको फुल नेम या आईडी या एड्रेस लेना है तो आप गेटेस और पुटेस फंक्शन का यूज करके वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने गेटेस फंक्शन से जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया उसको आप सिर्फ पुटेस फंक्शन से ही प्रिंट करा सकते हैं। आप प्रिंटफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर ये वाली लाइन है पुटेस फंक्शन वाली, ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ भी हमने कहा यहाँ पे वेलकम प्रिंटफ फंक्शन लगा रहे तो हमें स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा वेलकम %s और फिर हमने यहाँ लिख दिया हाउ आर यू डूइंग, ये हमने यहाँ लिखा। और अब %s किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये लास्ट में हमने कॉमा लगा करके बता दिया कि ये str की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हम फिर इसको सेव करते हैं और फिर से हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन कराया और हमने अपने इनपुट का वैल्यू दे दिया। तो देखिए वेलकम अमित सिंह हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह से भी आप गेटेस फंक्शन से पूरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं और तब उसके बाद अगर आप प्रिंटफ में यूज करते हैं अपने %s स्पेसिफायर को तो वो पूरा का पूरा एक्सेप्टेड स्ट्रिंग प्रिंट भी करा देता है। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। सिर्फ वर्ड लेना है एक तो आप स्कैनफ फंक्शन यूज करें और प्रिंटफ से आप प्रिंट कराएं। अगर आपको वर्ड लेना है मतलब पूरा एक स्ट्रिंग लेना है, 2 वर्ड हो सकते हैं या 8, 10, 15 वर्ड हो सकते हैं, तो आप गेटेस फंक्शन ही यूज करें और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएं। हाँ, प्रिंट कराने के लिए आपका डिसीजन है कि अगर आप फॉर्मेटेड प्रिंट निकालना चाहते हैं जैसे कि अपना भी कुछ मैसेज जोड़ना चाहते हैं तो प्रिंटफ का भी यूज कर सकते हैं, और अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं देना सिर्फ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग को प्रिंट ही कराना है तो पुटेस फंक्शन का यूज करके आप बहुत साधारण तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सेप्ट करिए स्ट्रिंग, मान लीजिए एक पैराग्राफ, लेकिन आपको वो पैराग्राफ एक्सेप्ट करना है स्कैनफ फंक्शन से और फिर उसे प्रिंट कराना, तो ये चीज अभी तक तो हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हम लोगों को ये चीज का पता ही नहीं है। मगर आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, एक्सेप्ट अ पैराग्राफ एंड प्रिंट इट यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन अगर उन्होंने लिखा है तो फिर पुटेस से काम चलेगा नहीं। और वैसे भी आप गेटेस और पुटेस की इस्तेमाल तब तक तो कर सकते हैं जब तक कि आप एंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप एंटर करते हैं यानी आपके स्ट्रिंग में बहुत सी लाइंस है तब फिर जाहिर सी बात है कि आपको कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट अपने स्ट्रिंग को देना होगा। तो अब हम आपको यहीं पर प्रोग्राम बता रहे हैं करके कि हमें एक्सेप्ट तो हम करेंगे स्ट्रिंग ही, पूरा का पूरा पैराग्राफ हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसको हम स्कैनफ फंक्शन से इनपुट कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। तो हम इसके लिए अपना ये कोड कॉपी कर रहे हैं और हम यहाँ से न्यू प्रोग्राम में चले गए और ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अपने लिख दिए। देखिए हमें एक स्ट्रिंग लेना है जिसमें एक पैराग्राफ है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग का नाम तो str ले लिया और हमने यहाँ पर दे दिया 200। पता नहीं कितना लंबा पैराग्राफ कोई लिखे,
कितने वर्ड्स होंगे, तो हमने अपने अनुमान से 200 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी यहाँ पर ऑक्यूपाई करी। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमको स्क्रीन क्लियर करनी है, तो हमने स्क्रीन क्लियर कर दी। और अब हम यहाँ पर मैसेज देंगे, हम लिखेंगे एंटर पैराग्राफ, और हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करने जा रहे हैं कि जब यूजर अपने पैराग्राफ या पैराग्राफ्स, एक ही पैराग्राफ ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, तो डेटा एंटर करें, और जब आप फाइनली खत्म कर चुके हो, जितना आप पैराग्राफ एंटर करना चाहते थे सारा काम आपका खत्म हो गया है, तो आप प्रेस करें टैब एंटर, क्योंकि एंटर एंटर करके तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर अलग तरीके से हमें अपने प्रोग्राम को काम कराना है, अलग फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पर उसे बताना होगा यूजर को कि जब आप सारा काम खत्म कर चुके हो तो प्रेस करें, तो उसी के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंड प्रेस टैब प्लस एंटर, यानी टैब के साथ एंटर दबाएं आप वंस यू हैव कंप्लीटेड, जब आपका काम खत्म हो जाए, आप डेटा एंटर कर चुके हो तब। ये हमने मैसेज लिख दिया, और इसके बाद हमने न्यू लाइन कर दिया, क्योंकि देखिए प्रिंटफ फंक्शन है, तो हम चाहते हैं कि कर्सर इसके बाद न्यू लाइन पे आ जाए, और यहाँ पर हमने इसे क्लोज किया। और अब हमें देखिए कहा गया कि फंक्शन आप यूज कीजिए स्कैनर, तो स्कैनर तो यूज करना ही, और परसेंट ऐसे ही यूज करेंगे, स्पेसिफायर तो परसेंट ऐसे, और जाएगा किसके अंदर, एड्रेस ऑफ एसके आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये बताने के लिए कि हमारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, तो अपने स्पेसिफायर को एक नए तरीके से लिखना होगा। अभी तक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए केवल हम परसेंट एस लगाते हैं, चाहे आप एक वर्ड यूज करें या आप मल्टीपल वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, भले ही वो प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं वो परसेंट एस ही देते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ्स में काम करना चाहते हैं, तब यहाँ परसेंट एस के बीच में हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं एक्सपोनेंट का सिंबल, और फिर लिखते हैं स्लैश टी, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम अपने स्पेसिफायर को लिखेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज ही तब किया जाता है जब आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में काम करना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ में आप काम करते हैं। तो ये तो हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब हम लिखना चाहते हैं कि भाई क्या एंटर किया गया, तो हम यहाँ पे लिख दिया यू एंटर्ड, हमने अपने मन से लिख दिया यू एंटर्ड, क्या आपने ये एंटर किया, और न्यू लाइन में हमने यहाँ लिख दिया, और हम चाहते हैं इसके बाद हमारा पैराग्राफ प्रिंट हो, तो प्रिंट हो तो कुछ नहीं, वही परसेंट एस और कॉमा str, ये प्रिंट कर दीजिए बस। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेट गेट, और ये करेंगे, और यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पर फाइल को नाम दे दे रहे हैं para.c, और अब देखिए हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो आप देख रहे हैं हमारा मैसेज फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, एंटर पैराग्राफ्स एंड प्रेस टैब प्लस एंटर वंस यू हैव कंप्लीटेड। तो आपको पहले पैराग्राफ एंटर करने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया, हम कुछ लिख दे रहे हैं डेटा, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पैराग्राफ में काम हो, तो अभी तो थोड़ा सा डेटा लिखना ही पड़ेगा हमको। देखिए अपने आप डेटा नेक्स्ट लाइन में आया, हमने एंटर नहीं किया है। ये हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, और इसके बाद अब हम एंटर करेंगे, अभी हमने एंटर नहीं प्रेस किया, तो हम अभी आगे अगला आगे भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो हमने एंटर किया। नॉर्मली जब हम इनपुट करते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि आपका वैल्यू एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ देखिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हुई। अब हम यहाँ पे नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंप्यूटर इज बेटर, ये हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया। ऐसे हम 1 2 3 4 5 मतलब 200 कैरेक्टर्स के विद इन अपना डेटा फीड करेंगे। फिलहाल हमने 2 पैराग्राफ अपने डाल दिए। अब 2 पैराग्राफ में पहले में 2-3 लाइनें हैं, दूसरे में एक ही लाइन, लेकिन अब जितना भी डेटा हमें एंटर करना था हम कर चुके हैं। अब हमें काम खत्म करना है कि हमारा डेटा एक्सेप्ट कर ले, तो उसके लिए पहले ही मैसेज दिया गया है कि काम खत्म होने पर क्या करना है, टैब के साथ एंटर प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, और ये देखिए
तो अब टैब एंटर करते ही देखिए नीचे क्या आ गया, लिख कर क्या आ गया, यू एंटर्ड। और जो भी पैराग्राफ दिए गए थे, हमने 2 ही लिखे थे तो 2 एंटर प्रिंट करा दिए। अगर ऐसे ही हमने मान लीजिए अपने स्ट्रिंग का साइज बहुत ज्यादा दिया होता और 3-4 पैराग्राफ लिखे होते, तो इसी तरह से वो हमारे पैराग्राफ भी एक्सेप्ट कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पैराग्राफ एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है, एक वर्ड को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है, और स्ट्रिंग है कुछ मल्टीपल, मतलब एक ही लाइन है लेकिन उसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। और मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, डिफरेंट इनपुट आपको लेने हैं, तब उसके लिए तरीका आपको अलग तरह से यूज करना होता है। तो क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसीलिए इसको स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि पैराग्राफ्स अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो ये तरीका आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप ये चीज कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो बस खास कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जब एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्कैनर से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो परसेंट एस के बीच में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एक्सपोनेंट स्लैश टी लगाना होता है। तो वो स्लैश टी होता है इसीलिए कि टैब के साथ एंटर एक्सेप्ट करने और एंटर करते ही डेटा को वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये हमारा होता है कि एक पैराग्राफ एक्सेप्ट करने का। जल्दी से बता देते हैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। जितने भी लोग यहाँ पर ये मतलब क्लासेस अटेंड करते हैं, शुरू में अगर क्लासेस अटेंड की है या नहीं की मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर सभी ने देखा है कि हर प्रोग्राम की शुरुआत इन 3 लाइनों से होती है, जिसमें शुरू की 2 फाइलें, 2 प्रोग्राम जो है, शुरू की 2 लाइनें जो है वो हैश इंक्लूड के साथ लिखी जाती है। और हैश इंक्लूड में अलग अलग फाइलों का नाम दिया जाता है, जैसे stdio.h और conio.h। आपने ये भी देखा है कि कुछ प्रोग्राम्स में हमने इससे ज्यादा भी लाइनें लिखी है, जैसे एक string.h भी लिखा या math.h भी लिखा। अब इतना तो आइडिया आप सब लोगों को लग गया होगा कि ये .h वाली जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं, ये सब हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स बहुत ही स्पेशल फाइल होती हैं जो सी की लाइब्रेरी में पहले से सेव्ड है, हमने नहीं बनाई है। और ये बनी हुई है और इनके अंदर पहले से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो फंक्शन हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने strlen फंक्शन यूज किया तो आपको पता है कि string.h यूज करनी है। क्यों? क्योंकि string.h में ही strlen फंक्शन पड़ा है, और वो फंक्शन अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही है कि आप स्ट्रिंग की लेंथ कितनी इजीली निकाल लेते हैं। अभी हम आपसे कहते हैं कि बिना strlen के निकालिए तो आपको दिक्कत होगी, आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप string.h ऊपर लिख देते हैं और अंदर प्रोग्राम के अंदर आप strlen फंक्शन का यूज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो string.h या stdio.h या इस तरह की जितनी भी हेडर फाइल्स हैं, ये सारी हेडर फाइल्स एक तरीके का कंटेनर होती हैं जो हमारी सी की लाइब्रेरी में नंबर ऑफ फंक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। सिर्फ प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि उसके प्रोग्राम में उसे कौन कौन से इनबिल्ट यानी लाइब्रेरी फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे साथ ही साथ ये भी पता होगा कि जो लाइब्रेरी फंक्शन वो यूज करने जा रहा है वो किस हेडर फाइल का कंटेंट है। जैसे हम हर प्रोग्राम में printf या scanf यूज करते हैं तो हम stdio.h लिख रहे हैं, हर प्रोग्राम में हम clr, str या getScale फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए हम conio.h लिखते हैं। और ऐसे ही जिस जिस तरह के प्री डिफाइंड फंक्शन का हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड उसकी हेडर फाइल ऊपर लिखी जाती है। तो बनी बनाई फाइल्स को तो ऐसे हम यूज कर रहे हैं बने बनाए फंक्शंस के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद की अपनी हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम अपनी हेडर फाइल क्रिएट करेंगे ही क्यों? तो 2 चीजें हैं, हम हेडर फाइल क्यों क्रिएट करेंगे और अगर करेंगे तो कैसे क्रिएट की जाएगी। देखिए, आप अभी तो बहुत ही इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसमें आप 2 हेडर फाइल का नाम लिखते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 हेडर फाइल्स का नाम आप लिखते हैं। लेकिन जब हम अनदर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग पे पहुंचते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहे होते हैं, तो अपने प्रोग्राम में हमें कई बार 7-8 हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है और हर हेडर फाइल के लिए यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ती है। अब एक प्रोग्राम बनाया मान लीजिए और उसमें हमें stdio.h की जरूरत पड़ी, वो भी लिख लिया, conio.h की जरूरत पड़ी, वो भी लिखा, स्ट्रिंग की भी जरूरत पड़ी, वो भी लिखा, math.h की जरूरत पड़ी, वो भी लिख लिया। इस तरह से 4-5 हेडर फाइल्स की हमको जरूरत थी, सारे फाइल्स के नाम हमने लिख लिए। उसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया तो पता चला फिर से वही हेडर फाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुरानी फाइल में जाएंगे, कोड को कॉपी करेंगे और वहां पर ला करके पेस्ट करेंगे। माने जब जब हमें हेडर फाइल्स की लिस्ट चाहिए होगी तो हमारे लिए वो एक तरीके का मोनोटोनस टास्क हो जाता है कि हम बार बार उस चीज को या तो लिख रहे हैं या उस प्रोग्राम को खोल करके उस कोड को कॉपी करके अपने करंट प्रोग्राम में पेस्ट कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते ये काम हमें ऐसे करना पड़े, बल्कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी फाइल बना लें जिसमें ये सारी फाइलें स्टोर्ड हों, और उसके बाद जो है आप आसानी से जब जब आपको अपने प्रोग्राम में वो पूरी हेडर फाइल की लिस्ट देनी हो तो लिस्ट देने के बजाय आप अपनी उस फाइल का नाम देते हैं जो आपने क्रिएट की है।
तो ऐसा काम अपने इतना इजी लेवल का काम करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी एक पर्सनलाइज, अपनी एक कस्टमाइज हेडर फाइल बनानी होगी और उस हेडर फाइल के अंदर आप अपने लिस्ट ऑफ हेडर फाइल्स स्टोर करेंगे। एक नॉर्मली जो सी प्रोग्राम की फाइल होती है उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखा होता है, तभी तो हम उसे डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। लेकिन अगर आप कोई हेडर फाइल बना रहे हैं तो आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली तो ये कि उस हेडर फाइल में कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखी जाएगी, यानी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स नहीं होंगी जो आप यूजुअली लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे उसके अंदर, आप उन प्रोग्राम सारी की सारी हेडर फाइल्स की लिस्ट देंगे जिनकी की आपको लगभग हर प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है। तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो कोड ना होकर के लिस्ट ऑफ हेडर फाइल्स होते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर कोई हेडर फाइल है तो आप जब उसे सेव करेंगे तो आपको उसको डॉट एच एक्सटेंशन से सेव, अगर आप सेव करते समय एक्सटेंशन डॉट सी दे देंगे तो आपका जो लैंग्वेज प्रोसेसर है और आपका जो मतलब लैंग्वेज वो कन्वर्ट करने वाला है, आपका जो कंपाइलर है, वो उसका ट्रीटमेंट चेंज नहीं करेगा, वो उसे एक प्रोग्राम फाइल की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब आप उसे डॉट एच एक्सटेंशन दे देंगे तो वही हेडर फाइल की तरह ट्रीट करेगा। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम अपनी एक हेडर फाइल बनाते हैं और हेडर फाइल को कैसे हम किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। भले ही अगर हम आज यूज करना ना बता पाए तो भी हम आपको हेडर फाइल क्रिएट करना बताएं। हेडर फाइल क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, जितनी भी फाइलें हैं हम उनका नाम यहाँ पे लिख लेंगे, stdio.h, फिर #include con io.h, फिर #include, हमें जिन जिन की जरूरत पड़ती है हम उन सबके नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने कहा कभी कभी math.h की जरूरत पड़ जाती है, फिर हमने कहा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें string.h की भी जरूरत पड़ती है, फिर हमने कहा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें ctype.h, ये भी एक हमारी हेडर फाइल है, हम आगे इस पर भी काम करेंगे, ctype.h हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसी भी फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं हमारे जिसमें कि हमें मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड फंक्शन चाहिए होते हैं तो malloc.h की जरूरत पड़ती है। ऐसे करके हमने लगभग अपने हर हेडर फाइल का नाम यहाँ पर डाल दिया जिन हेडर फाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सभी प्रोग्राम्स में हमें इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी यूजुअली हमें चाहिए होती है तो उन हेडर फाइल्स के नाम हमने लिख दिए कि जब जब जरूरत पड़े तो हमें ये फाइल्स यहाँ से मिल जाए। तो इस तरह से हमने अपनी कुछ फाइल्स के नाम यहाँ पर लिख दिए, time.h लिख दिया। अब हमें इसे सेव करना है और कुछ नहीं करना। जैसा हमने अभी आपको बताया कि एक हेडर फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ फाइलों का कलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो सेव के लिए आप सेव कमांड पे जाएंगे तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर आप एक्सटेंशन क्या देंगे, डॉट एच, अभी तक आप डॉट सी दे रहे थे और यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया, तो हमने लिख दिया हेड फाइल, ये हमने नाम लिख दिया, ठीक है। और ये ध्यान रखा कि हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, ये फाइल सेव हो रही है सी ड्राइव के टर्बो C3 के बिन फोल्डर के अंदर, ये एड्रेस हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फाइल का नाम है head_file.h, सेव कर दिया। अब इस फाइल का क्लोज कर दीजिए, इस फाइल का काम खत्म हो गया, हेड फाइल.h का काम आपका खत्म हो गया। अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक नई फाइल बनाइए जिसमें कि आपको स्ट्रिंग भी यूज करना है, स्ट्रिंग की लेंथ भी निकालनी होगी या कुछ भी करना होगा, तो आप अपने प्रोग्राम को सीधे void main से शुरू कर सकते हैं। अब आपको #include वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है शुरू में, मतलब वो जो string.h stdio.h सब लिखना था उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे उसकी जगह आपको बताएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लिया और मैं उसको यही इनिशियलाइज भी कर दे रही हूँ। सपोज हमने इसके अंदर लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन और एक हमने यहाँ पे लिख दिया कैर, अपना डेटा टाइप दिया कैर सी, एक सिंगल कैरेक्टर हमने यहाँ पे ले दिया कैर सी और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर डाल दिया सपोज कैपिटल ए, ये डाल दिया, बस इतना ही कर रहे हैं फिलहाल। फिर हमने स्क्रीन को क्लियर किया। अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग की लेंथ, एस की लेंथ हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, जाहिर सी बात है लेंथ पता है, ये हमें इंटीजर होता है तो %d देंगे। और अभी तक तो क्या है, हम str लेंथ फंक्शन यूज कर रहे थे, लेकिन str लेंथ फंक्शन तो हम यूज करेंगे, पर अब हम यहाँ पर देखिए लेंथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग का नाम डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमने string.h को इंक्लूड नहीं कराया, बल्कि
उसका इस्तेमाल करने के लिए हर प्रोग्राम में सबसे पहले एक ही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड, और यहाँ पर इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी फाइल का एड्रेस लिखेंगे, टी टर्बो सी 3 और फाइल का नाम हम लिख देंगे। फाइल का नाम हमने क्या दिया था? my_head.h। बस ये हमें यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने सेव किया और हम इतना ही अभी फिलहाल कर रहे हैं, गेट स्केच किया और हमने इसे सेव कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल हमारी सी लैंग्वेज की फाइल है, हमने इसमें प्रोग्रामिंग लिखी है तो डॉट सी एक्सटेंशन ही देंगे और अब हम इसे सेव करेंगे। अब हम इसको रन कराएंगे। मैम माय हेड नहीं, हेड फाइल्स है, बिन फोल्डर में है। इसे बंद कर टर्बो सी 3। अचानक से अगर क्लास बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि टाइम ओवर हो गया है, तो हमसे कल करके दिखाएंगे। मैम हेड फाइल नाम तो सही दे रहे हैं। नाम मे भी टाइम ओवर हो रहा है, करीब क्रिएट हो गई है, बस इसको मैं लिख के दिखा दूंगी आपको। Unable to open include file। लिंकिंग की एरर आ रही है इसमें। चलिए अभी टाइम ओवर हो रहा है, इसको हम आपको कल लिख करके दिखा देंगे स्टेटमेंट, इसे रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ये चीज हमारी हो गई है बहरहाल, ये बता देंगे दोनों प्रोग्राम जो ये बताए हैं आपको। हेडर फाइल क्रिएट करने का तरीका एग्जाम में आ चुका है कई बार, पूरा लिख के आता है राइट अ प्रोग्राम टू राइट द स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन हेडर फाइल। तो आपको एक हेडर फाइल ऐसे क्रिएट करके दिखाना है, उसे कैसे यूज करना है उसका प्रोग्राम लिखेंगे। और ये भी आ चुका है राइट अ फंक्शन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनर फंक्शन एंड प्रिंट द स्ट्रिंग।
तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस का चैप्टर कल कंटिन्यू करते हैं। आपका इनबिल्ट फंक्शंस हम पहले कराएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे रिकर्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज वीडियो देख लीजिए। थैंक यू मैम।